एवरीवन, आई शिवांगी गिरी वेलकम यू ऑल इन वंद्या ग्रंथ। तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ा रही थी और उसमें मैंने आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट तीनों बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा दिया गया था। रेस्ट जो इस चैप्टर में बच रहा है वो है आपका पीएच। पीएच के साथ साथ आपका जो चीज़ बच रहा है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह, जिप्सम वगैरह है ना, आपको वो बच रहा है आपका। और आपकी बेकिंग सोडा वगैरह बच रही हैं जिनकी हमें जानना है। ओरिजिन तो नहीं कहेंगे हम उसे कैसे बनाते हैं, है ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं उसे। ठीक है, तो बस यही है इस चैप्टर में बचा हुआ, जो कि 2 लेक्चर में आराम से कवर हो जाएगा। उसके बाद आप एनसीईआरटी, अच्छा नहीं, एक्टिविटी भी रह रही है, उसके एक्टिविटी के बाद एनसीईआरटी कर लेना, कहानी खत्म। ठीक है, तो 2 वीडियो ही हैं, बस 2 वीडियो में ये लेक्चर बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हो जाने वाला है आपको। ठीक है, मेरे तरफ से तो कंप्लीट हो जाने वाला है। अब आप देख लेना आपकी तरफ से कब कंप्लीट होगा ये पूरा चैप्टर। ठीक है, तो आइए, मैंने आपको एक बात बताई थी, शायद याद हो आपको या पता नहीं याद है भी कि नहीं, कि एसिड कैसे होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ हम एसिड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि है स्ट्रॉन्ग और क्या है, और एक है वीक। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ में हम एसिड को स्ट्रॉन्ग और वीक में डिवाइड करते हैं। बेस को भी हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ में हम उसे स्ट्रॉन्ग और वीक में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब जरा मेरे को एक बात बताइएगा, कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज हो, वो किसी हद तक स्ट्रांग होगा, किसी हद तक वीक हो। कोई तो एक चीज होगी ना जो उसे मतलब बता रही होगी, जो उसे डिफाइन कर रही होगी कि वो कितना स्ट्रांग है। कोई एक चीज होगी जो उसके लिमिट डिसाइड कर रही होगी कि हाँ ये बस इतना ही स्ट्रांग है, हाँ ये बस इतना ही वीक है, उससे कम वीक नहीं। कोई तो एक ऐसी लिमिटेशन होगी या फिर कोई लिमिट होगी या फिर कोई भी चीज होगी जो उस चीज को डिफाइन करती होगी, है ना, कि कितना। अच्छा देखो, एक बात बताओ, एसिड एंड बेसिस जब हमें पता लगाना है, अगर जब हमें पता लगाना रहता था कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तो हम किसका इस्तेमाल करते थे, हम बेसिस का इस्तेमाल करते थे। हाँ जी बिल्कुल, हम उस वक्त पर हम बेसिस का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, हमें लिमिटेशन निकालनी है कि कोई भी एसिडिक सोल्यूशन कितने लिमिट तक एसिडिक रहेगा और कोई भी बेसिक सोल्यूशन कितने मतलब वीक या फिर स्ट्रॉन्ग रहेगा, किस लिमिट तक। और वो लिमिट कौन डिसाइड कर सकता है, वो लिमिट एक नंबर डिसाइड कर सकता है। ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि एसिड जो है ताकतवर है। कितना ताकतवर है एसिड, कोई एक नंबर होगी, कोई तो चीज होगी जो उसके ताकत को डिफाइन करती है। तो जो स्केल उसकी स्ट्रेंथ को या कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है उस चीज को डिसाइड करती है, उसे हम पीएच स्केल बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पीएच स्केल बोलते हैं या पीएच पेपर बोलते हैं। ठीक है, ये जो पीएच स्केल होती है, पीएच पेपर होती है, इसमें कितने से नंबर होते हैं, इसमें 0 से लेके 14 तक के नंबर होते हैं। कितना से नंबर होते हैं, 0 से लेकर 14 तक होते हैं इसमें पीएच स्केल में नंबर। ठीक है, आई बात समझ में। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली आपको जो चीजें पढ़नी है उसके बारे में आपको बताती हूँ कि ये बेसिकली क्या बताएगा। ये बताएगा वेदर द एसिड, आपको एसिड और बेस तो नहीं बताएगा, ये इंडिकेटर का काम है। लेकिन हम इसे जो एक और नाम से जानते हैं ना, वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। किसके नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का ही काम नहीं करता है, उसके साथ साथ ये हमें ये भी बताता है कि एसिड हो या बेस हो वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, ये हमें बताता है। तो अब जरा बात को ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, ये है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये हमें बताता है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ इन मैग्नीट्यूड तो नहीं, इन अ नंबर। ठीक है, एक नंबर में हमें बताता है। उस नंबर के पीछे हम क्या लगाते हैं, उस नंबर के पीछे लगाते हैं हम पीएच। जैसे कि कोई भी अगर रैंडम उठा लो, अभी अगर किसी सब्सटेंस की 8 है, 8 निकल कर आ रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि भाई 8 है। क्या 8 है, 8 के पीछे लगाते हैं कि भाई सब्सटेंस की पीएच है 8 पीएच। ठीक है, क्या है ये 8 पीएच का ये पर्टिकुलर सोल्यूशन कितने पीएच का है, 8 पीएच का है, बस। ठीक है, बस नहीं हुआ है, अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पीएच के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो पीएच में ना नंबर होते हैं, क्या होते हैं, नंबर होते हैं। वो एक क्या होता है, वो एक स्केल होता है। क्या होता है, वो एक स्केल होता है। अब वो स्केल क्या करती हैं, वो स्केल ना आपको कुछ ऐसी दिखाई देती है, ऐसी। 0 ये कुछ ज्यादा हो गया, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 अप टू 14 जाती है ये पूरी की पूरी स्केल आपकी। आई बात समझ में? ये स्केल ना ज्यादा लंबी नहीं होती, 14 होती है। आपके पास वो सेंटीमीटर वाली स्केल देखी होगी ना आपने, जो अपनी जियोमेट्री में आप स्कूल में लेकर जाते होगे, है ना? वो कैसी होती है? वो स्केल होती है इतनी लंबी सी, है ना? उसमें क्या होता है? उसमें 15 तक होता है इन सेंटीमीटर। पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है आपके पास आपकी pH वैल्यू बताने के लिए नंबर्स, ठीक है? अब देखो, अगर वो उसके किसी भी सब्सटेंस में बेसिकली अगर हमने इस pH स्केल को डिप किया, बात ध्यान से सुनना, अगर हमने इस pH स्केल को या फिर इस pH पेपर को अगर हमने क्या किया, किसी एक सोल्यूशन में डिप किया, डिप करने के बाद अगर ये pH कितना दे रही है, बिटवीन 0.0 से लेके 6 तक दे रही है, तो वो क्या है? वो है एसिडिक इन नेचर। वो कैसी है? वो एसिडिक इन नेचर दे रही है। लेकिन अगर हमने किसी सोल्यूशन में से डिप किया और इसकी वैल्यू निकलकर हमारी 8 से लेके 14 के बीच में आ रही है, 8 से लेके 14 के बीच में आ रही है, तो वो किस टाइप का है? वो बेसिक इन नेचर है। बस बात खत्म, ठीक है? अगर वो अब 7 कहाँ गया? आपने यहाँ पर 7 लिखा है, पर यहाँ पर 7 क्यों नहीं मेंशन किया आपने? 7 to 14 होनी चाहिए ना बेसिक, या फिर 0 to 7 एसिडिक होनी चाहिए। तो ये जो 7 होता है ना, ये 7 न्यूट्रल होता है। ये 7 कैसा होता है? ये 7 होता है न्यूट्रल। ये 7 होता है न्यूट्रल। 0.0 से लेकर 6 तक कैसा होता है? एसिड। अब जरा बच्चा एक बात याद करना, और यहाँ से कितना? यहाँ होता है बेसिक, ठीक है? नीचे जाते जाएंगे बेसिक में। अब जरा एक बात याद करना, लिटमस का केस, ठीक है? लिटमस का केस जरा याद करेंगे सभी। लिटमस जब एसिड में होता था तो वो कौन सा कलर देता था? रेड कलर देता था। बेस में होता था तो ब्लू कलर देता था। तो इसमें क्या होते हैं? सिर्फ नंबर नहीं रहते हैं, सिर्फ नंबर नहीं रहते हैं, इसमें कलर्स भी होते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ तक रेड, जितने एसिड होंगे ना उसमें रेड से जितने भी रिलेटेड कलर्स होंगे वो सब होंगे। यहाँ से ले लो ये येलो कलर, ठीक है? येलो, ऑरेंज सारे कलर का, ठीक है? यहाँ पर वो रहते हैं, ठीक है? यहाँ पर ऑरेंज होना चाहिए, यहाँ पे येलो होना चाहिए बेसिकली, ठीक है? ये होता है ऑरेंज और ये होता है येलो, ठीक है? और फिर ये जो न्यूट्रल देख रहे हो ना, ये न्यूट्रल हम ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रीन कलर रहता है उसमें, ठीक है? फिर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ब्लूइश कलर होगा, ब्लूइश ग्रीनिश टाइप का। यहाँ पर थोड़ा सा डार्क ब्लू हो जाएगा, ठीक है? डार्क ब्लू। फिर यहाँ पर देखोगे ना एक्सट्रीम व्हाइट कलर हो, यहाँ पर वॉयलेट कलर हो जाएगा, व्हाइट नहीं वॉयलेट। और ये जो वॉयलेट है ना, वो बताती है कि आप जो सोल्यूशन है ना, वो इंटेंसिवली क्या हो चुका है? बेसिक हो चुका है नेचर में। बात ध्यान रखना ये वाली बात, ठीक है? ये कलर वाली बात बुक में देख लेना, बुक में ज्यादा ढंग से आपको रंगीन कलर बनाकर बताया होगा ढंग से, है ना? तो देखो भाई, देखो ढंग से मेरी बात को सुनना, ठीक है? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एक एसिड है, ठीक है? एक सोल्यूशन है आपको अगर मैंने दिया हुआ है एक बीकर अगर मैंने आपको दिया है, उस बीकर में आपको एक सोल्यूशन दिया है, ठीक है? उस सोल्यूशन के अंदर जब आप pH स्केल डाल रहे हो तो उसकी जो वैल्यू है आपको 0.6 निकल कर आ रही है। 0 ले लो, 0 निकल कर आ रही है। एक सोल्यूशन है आपको दी हुई यहाँ पर, ठीक है? उसकी जो वैल्यू है वो कितनी निकल कर आ रही है? 4 निकल कर आ रही है। कितनी निकल कर आ रही है? 4 निकल कर आ रही है। तो ये बात तो आपके दिमाग में इतनी सी जाती होगी कि ये जो 0 और 4 है वो किसके अंदर आ रही है? वो एसिड के अंदर आ रही है। ये बात आपके दिमाग में जाती होगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई क्या बताती है ये बेसिकली अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको बताया था ये एक लिमिट देती है। तो भाई एसिड मतलब इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है दोनों के pH के वैल्यू अलग अलग निकल कर आए हैं, एक का 0 एक का 4। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बीकर ए और बीकर बी जो है क्या है, दोनों की स्ट्रेंथ क्या है? वो बराबर है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? या तो ऐसा हो सकता है कि बीकर ए की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी या फिर बीकर बी की होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी, है ना? ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों की ही स्ट्रेंथ बराबर होगी, क्योंकि पहले हमें pH वैल्यू में क्या दी दिया है? एक में 0 और एक में 4। तो ये बात तो यहाँ पर हमारी यहीं पे गलत हो गई, है ना? अब ये दोनों ऑप्शंस में से कौन सा आपको सही लगता है? तो अगर आप इसका आंसर गलत भी दोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया नहीं।
आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो सब्सटेंस उतना ज्यादा एसिडिक होता है, आप जैसे जैसे नीचे आते हो सब्सटेंस उतना ज्यादा बेसिक होता जाता है। मतलब कि ये जो 4 है ना आपका, ये जो 4 है आपका वो लेस एसिडिक है, 0 वाला ज्यादा एसिडिक है, और ये जो ऑप्शन है ना बी, ये मान लो ये मैंने ए ऑप्शन दिया, ये बी ऑप्शन दिया, ये सी ऑप्शन दिया, तो आपको जो बी ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जैसे जैसे ऊपर जाओगे सब्सटेंस उतना ज्यादा एसिडिक होते जाएगा, जैसे जैसे नीचे 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 आते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, सब्सटेंस आपका उतना ज्यादा बेसिक होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली एक बात आप कंक्लूड कर सकते हो, क्या कंक्लूड कर सकते हो कि जैसे कि आपको दी हुई है, क्या ले ले, सपोज करो कि जैसे यही एग्जांपल ले लो, तो इसमें ज्यादा पावरफुल कौन है, इसका ज्यादा स्ट्रेंथ किसमें है, बीकर बी में है, 0 वाले में है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, है ना, जिसे नहीं समझ में आ रहा अभी आ जाएगा समझ में। एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द पीएच वैल्यू। अंग्रेजी समझ में नहीं आती, हिंदी बताओ, समझाती हूँ अभी। पीएच वैल्यू की इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। इनवर्स का क्या मतलब होता है, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में मैं बात कर रही हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, तो आपको एक बात ढंग से समझ में आनी चाहिए कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, कि एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो जितनी ज्यादा है, पीएच की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, और एसिड की स्ट्रेंथ जितनी ही कम है पीएच की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाएगी। मतलब क्या है इसका, मतलब इसका सीधा सा है कि खेल उल्टा है, खेल उल्टा है। भले ही नंबर में हम देखें, तो 0 से बड़ा कौन है, 0 से बड़ा 4 है, लेकिन पीएच के खेल में क्या हो जाएगा, 4 से बड़ा 0 हो जाएगा, 4 से बड़ा कौन हो जाएगा, 4 से बड़ा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द पीएच वैल्यू, मतलब खेल उल्टा है। इसके इनवर्स चलना है आपको, इस चीज के इनवर्स चलना है, सीधे मुंह ऐसे करो। अगर ये भी नहीं समझ में आता ना, ये चीज भी आपको अगर समझ में नहीं आई, तो एक काम करना, अगर आपको 2 नंबर दिए हुए हैं, लेट सपोज आपको दिया हुआ है एक का पीएच वैल्यू 5 है, एक का पीएच वैल्यू 4 है, 5 और 4 में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको, उसकी तरफ पहले मुंह खोल लेना, फिर बाद में क्या करना, उसे उल्टा कर देना। ठीक है, उल्टा करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, बस कहानी खत्म। ठीक है, बस कहानी खत्म। अब ये तो रही एसिड की बात, ठीक है, कि एसिड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा पीएच की वैल्यू उतनी कम, पीएच की वैल्यू जितनी ज्यादा एसिड की स्ट्रेंथ उतनी कम, है ना। तो मतलब 6 नंबर पे जो एसिड आएगा जिसका पीएच वैल्यू 6 होगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी कंपैरेटिवली उसके ऊपर वाले। किसी की 5 आएगी तो क्या होगा, ऊपर वाले की कंपैरेटिवली इसकी पीएच कम होगी। किसी की अगर 4 आएगी तो ऊपर वाले की कंपैरेटिवली इसकी पीएच कम होगी। किसी की 3 आएगी तो ऊपर वाले के कंपैरेटिवली इसकी पीएच रेंज क्या होगी, पीएच रेंज नहीं, इसकी पावर जो होगी कम होगी। ठीक है, मतलब नीचे नीचे में कम, ऊपर ऊपर में उतनी ज्यादा। ठीक है, समझ गए। अब बात करेंगे बेस के बारे में। तो बेस में भी, अब चलो बेस का एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। अब देखो बेस, अब यहाँ पर बेस का एग्जांपल ले लो। बेस में मैं आपको दे रही हूँ एक 11 का और एक 14 का। तो अब जरा मेरे को बताना कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन सा है। तो एक बात आप दोबारा फिर से याद करो, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे बेसिक सोल्यूशन हमें मिलेगा। ज्यादा बेसिक सोल्यूशन हमें नीचे मिलेगा, कम बेसिक सोल्यूशन हमें ऊपर मिलेगा। ऊपर नीचे का खेल समझ में नहीं आता ना, थोड़ी कंफ्यूजन है, पर समझ में आ जाएगी अगर 2-3 क्वेश्चन आप इसके रिगार्डिंग कर लोगे तो। ठीक है, तो इधर एक बात ध्यान रखना, 14 वाली की पीएच ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द पीएच वैल्यू। इस बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू के डायरेक्ट मतलब कि अगर एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, पीएच की भी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ कम है तो पीएच की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस आपको एक चीज का याद रखना है कि 8 से 14 हम किसके बारे में बात करते हैं, हम बेस के बारे में बात करते हैं। और इधर ये जो 0 से लेकर 6 तक है, हम किसके बारे में बात करते हैं, एसिड्स के बारे में बात करते हैं। बस ठीक है, होप सो कि आपको पीएच का पूरा खेल ढंग से समझ में आ गया होगा कि भाई एसिड की वैल्यू, पीएच की वैल्यू जितनी कम है एसिड उतना
उतना ज्यादा ताकतवर है, बेस की वैल्यू जितनी ज्यादा है उसकी मतलब बेस की पीएच जितनी ज्यादा है वो उतना ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, समझ गए। आगे आगे हम देखेंगे पीएच इन आवर डेली लाइफ। पीएच हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम में आता है। ठीक है, पीएच हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे आता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का पीएच कितना होता है? कम होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है? हमारे पेट को छोड़ो, अभी ह्यूमन बॉडी, पूरी बॉडी की बात करो, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, क्या है? तो ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या फिर ह्यूमन बॉडी हो, वो अंडर 7.0 से लेकर 7.8 पीएच तक क्या करता है, तक काम करता है, उसके अंडर में आता है। कोई भी ह्यूमन बॉडी हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो एक न्यूट्रल, वो किसमें, एक न्यूट्रल पीएच में अपना काम करता है। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में। अब आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनी होगी, इंपॉर्टेंट बात नहीं कहेंगे, एक वर्ड तो आपने जरूर सुना होगा, विच इज रेन वाटर। रेन वाटर कह रही हूँ मैं, एसिड रेन। एसिड रेन, एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन बता सकते हो? फैक्ट्री के ऊपर से जो निकलती है हमारी, वो क्या कहते हैं उसे, खतरनाक गैस, जो कि कैसे नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की होती है। वो जब जाके क्लाउड में जम जाती है तो कैसी देती है, तब क्या होता है, तब वहां पे जब क्लाउड में जम जाती है तो वहां पे एसिड रेन होता है। फिर जब भी बारिश होती है तब एसिड गिरना शुरू हो जाता है, उसे हम एसिड रेन कहते हैं। तो एसिड रेन कब कहते हैं? एसिड रेन की भी तो कोई पीएच वैल्यू होगी। तो भाई जो रेन होती है ना, उसकी पीएच वैल्यू होती है 5.6 मैक्स टू मैक्स। मैक्स टू मैक्स इसकी पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5.6। इससे कम होता है, लेस देन इक्वल टू 5.6 होनी चाहिए। अगर इससे कम होती है इसकी पीएच वैल्यू, लेस देन इक्वल टू 5.6 से अगर कम या फिर ज्यादा नहीं कहेंगे, कम होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एसिड रेन। आई बात समझ में? 5.6 से अगर ज्यादा हो गई, 5.6 से अगर ज्यादा हो गई तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि भैया जो बारिश है वो क्या है? वो है एसिड रेन। तेजाब गिर रहे हैं, बारिश नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब जरा एक और बात सुनना, ये जब एसिड रेन होती है या फिर कोई भी रेन होती है, जरूरी नहीं है एसिड रेन, कोई भी रेन होती है तो कहाँ जाती है? तो वो लेक, पाउंड में जाती है, रिवर्स में जाती है। तो रिवर्स में जब जाती है तो क्या मछली होती है इनके अंदर? मान लो ये फिश है, मेरी ड्राइंग इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है, मान लो ये फिश है और मान लो कि ये रिवर है। ठीक है, ये रिवर है और ये फिश है। तो जब भी बारिश होती है यहाँ पर जाती है, ठीक है, मतलब यहाँ पर मतलब रिवर के अंदर जाती है, तो मान लो कि उसकी जो पीएच वैल्यू है वो कितनी है? 3 है, 3 है। तो जो पानी की जो लोग जितना पीएच उन लोगों का सहने का आदत होता है वो 5 के आसपास का होता है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 5.6 के आसपास का कुछ होता होगा, है ना। लेकिन जब एसिड रेन होता है और वो इस रिवर के अंदर जाता है, तब क्या होता है? तब ये जो मछली बेचारियां होती है ना, वो क्या हो जाती हैं? वो उस एसिड रेन के कारण अफेक्ट हो जाती हैं और उसके कारण क्या हो जाती हैं? उसके कारण मर जाती है। आई बात समझ में? इसलिए हम क्या कहते हैं? एसिड रेन को हम कहते हैं कि भैया बहुत खतरनाक चीज होती है, क्योंकि उसके चक्कर में एक्वाटिक एनिमल भी मर जाते हैं और हमारी जो रिवर है उसकी भी नेचुरल पीएच क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है। ठीक है, अब देखिए सॉइल की पीएच, सॉइल के पीएच के बारे में अगर मैं बात करूं, सॉइल की पीएच के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो सॉइल की जो पीएच है ना तो एसिडिक होनी चाहिए, ना ही एसिडिक होनी चाहिए और ना ही बेसिक होनी चाहिए। मतलब क्या होनी चाहिए फिर? ना एसिडिक चाहिए ना बेसिक चाहिए, तो ये होनी चाहिए न्यूट्रल। क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए न्यूट्रल। ठीक है, मतलब ये करीब करीब इतना के आसपास का होना चाहिए। अगर ये 8 पहुंच गया तो इसमें क्या डालेंगे? इसमें ये लोग फर्टिलाइजर डालेंगे, है ना। और गलती से कम हो गया तो इसमें ये लोग ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे, है ना, ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, आई बात समझ में? इतनी बात थी आपकी सॉइल के बारे में, क्योंकि ना ही प्लांट को एसिडिक चाहिए ना ही बेसिक चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पर ना एक मैं आपको फैक्ट बताती हूँ। अनियन देखो, अनियन काटते हो तो क्या होता है? अनियन काटते हो तो रोना आता है,
अनियन में आपका एक एसिड प्रेजेंट होता है। अनियन में क्या होता है, अनियन में आपका एसिड प्रेजेंट होता है, और वही जो एसिड होता है ना वो हमारे आंख में क्या लेकर आता है, वो हमारे आंख में वाटर लेकर आता है, पानी लेकर आता है, ठीक है, जिसके कारण हम रोने लगते हैं प्याज काटते वक्त। तो जब भी हम प्याज काटते हैं एसिड होता है इसलिए रोना आता है। लेकिन कभी कभी आपने अगर हमेशा काटते होगे तो आप देखते होगे कि भाई कभी कभी नहीं भी आता पानी आंख में, मतलब प्याज को हम और सब्जियों की तरह काट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो ये इसीलिए होता है कि अनियन जब भी एसिडिक सॉल्ट में नहीं, जब भी एसिडिक सॉइल में जब हम उसे ग्रो करते हैं अनियन को, तो क्या होता है, तब वो हमें क्या लगता है, कह सकते हैं कि वो हमारे आंख में पानी आती है उसी के कारण। जब वो एसिडिक सॉइल में ग्रो करता है तब वो क्या होता है, हमारे आंख में पानी आती है। लेकिन जब वो बेसिक सॉल्ट के अंदर, और तीखा भी तभी होता है, वो तीखा कहते हैं ना, तीखा है प्याज, तब जब वो एसिडिक सॉइल के अंदर ग्रो करता है तब वो तीखा हो जाता है। लेकिन जब वो बेसिक सॉइल के अंदर ग्रो करता है ना, तो ना तो हमारे, जब हम काटेंगे तो हमारे आंख में पानी आएगी, ठीक है, और ना ही हमें टेस्ट में कैसा लगेगा, टेस्ट में हमें स्पाइसी तो नहीं कहेंगे, तीखा भी हमें नहीं लगेगा, ठीक है, समझ में आई। बस अब जरा एक और चीज ध्यान देंगे, ठीक है, पीएच इन आवर डेली लाइफ, ये टॉपिक आपका खत्म ही होने वाला है। अब देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अब इसके बारे में आपको बताने की जरूरत है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सी एसिड होती है, लाइफ प्रोसेस में पढ़ ही लिया होगा, है ना, लाइफ प्रोसेस में पढ़ लिया होगा आपने अब तक कि एसिड होती है हमारे पेट के अंदर। ह्यूमन स्टमक में कौन सी होती है, HCl होती है। स्टमक में क्या होती है, स्टमक में होती है HCl क्या होती है, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वो हमारे पेट के अंदर होती है, यानी उसकी पीएच वैल्यू क्या होती होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होती होगी, इसकी पीएच वैल्यू होती होगी कम, ठीक है, इसकी पीएच होती होगी कम, ठीक है। अब भाई इतनी खतरनाक एसिड होती है HCl कि वो किसी का चेहरा जलाने के लिए सक्षम है, तो हमारी पेट क्यों नहीं जल गई अब तक, तो हमारी पेट इसीलिए नहीं जलती क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोटेक्टिव लेयर है इन आवर स्टमक, और वो प्रोटेक्टिव लेयर क्या है, आई गेस वो प्रोटेक्टिव लेयर है आपका म्यूकस। म्यूकस क्या करती है, म्यूकस प्रेजेंट करती है, मतलब हमें प्रिवेंट करती है, मतलब HCl गैस कि हमारे स्टमक में क्या हो, उसका वो हम दोनों कांटेक्ट में न आए हमारा स्टमक, और वो तो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह म्यूकस वर्क करती है। बायो में आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ लिया होगा। आगे कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो HCl होती है, जब भी हम बहुत देर तक खाना नहीं खाते, ये HCl हमारे पेट में रहती है, और कभी कभी ना पेट में हम बोलते हैं ना ऐसे जलन हो रही है मेरे पेट में, मतलब क्या हो रहा है, मतलब हमें एसिडिटी होती है। एसिडिटी मतलब एसिडिटी में कौन सा शब्द आ रहा है, एसिडिटी में आपकी शब्द आ रही है एसिड। एसिडिटी में कौन सा शब्द आ रहा है, एसिडिटी में आपका शब्द आ रहा है एसिड, यानी तेजाब। मतलब हमारे पेट में क्या हो चुका है, अब पूरा एसिड भर चुका है हमारे पेट में, इसलिए हमारे पेट में जलन हो रही है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है। तो ये एसिडिटी को हम प्रिवेंट करने के लिए हमें एंटासिड लेते हैं। क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। एंड व्हाट इज दैट एंटासिड, आपने अपने घर पर देखा होगा कि भाई जो बूढ़े हैं या फिर आपके मम्मी पापा है, वो क्या लेते हैं, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। एंटासिड क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और भी बहुत सारी आती हैं, एक ही का नाम पता है मेरे को, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और इनो जैसे चीजें। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लेते हैं, उसे हम एक एंटासिड कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे हम एक एंटासिड कहते हैं। एंटासिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो MgOH है ना, वो क्या है, वो एक बेसिक है नेचर में। तो अब जरा एक बात याद करना कि हमारे पेट में क्या हुई है, हमारे पेट में तो एसिडिटी हुई है। हमने क्या कंज्यूम किया, हमने कंज्यूम किया बेस है क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो हमें HCl और MgOH दोनों की मदद से क्या मिलेगा, आपको क्या लगता है, ये मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा हमें, ये लगा लो, ये बैलेंस हो जाएगा। तो हमारे पेट में कुछ यही चीज होती है। आई बात समझ में, हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है इन आवर स्टमक, जो कि क्या है, जो कि एक सॉल्ट है, ये एसिड है, ये बेस है, और हमें यहाँ पर वाटर मिल रहा है। समझ में आ गई आपको ये बात। अब देखो, अब पढ़ेंगे 230K के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे 230K के बारे में। भाई इक्वेशन लिखना बहुत आसान होता है, कोई पहाड़ जितना काम नहीं होता इक्वेशन लिखना, बहुत आसान है। बस आप लिख लो कि भैया क्या क्या है आपके रिएक्टेंट्स,
ठीक है, प्रोडक्ट तो आपके चुटकी बजाकर निकल कर आ जाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो, है ना। ठीक है, टूथ डीके क्या होता है कि भाई अब हमारे दांत में क्या होता है, दांत में होता है हमारे कैल्शियम फॉस्फेट होता है हमारे दांत में। और ये जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है ना, कैल्शियम फॉस्फेट, ये क्या होता है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज होती है जो कि हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द होल ह्यूमन बॉडी। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस कह सकते हैं हम इसे हमारे बॉडी में। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, आई बात समझ में। तो क्या है, जब भी हम खाना खाते हैं, अब देखो हमारे दांत क्या होती है, हमारे दांत सड़ जाती है, खराब हो जाती है। तो खराब कैसे होती है कि जब बैक्टीरिया, देखो जब भी हम कभी खाना खाते हैं ना, हम ब्रश नहीं करते, तो जो बैक्टीरिया हम मतलब खाते हैं ना, वो कुछ हमारे दांत में बैठ जाती हैं। ठीक है, फिर जब हम दोबारा थोड़ी देर बाद कुछ खाते हैं ना, तो वो क्या होता है, हमारे दांत में फंस जाती है। और ये जो बैक्टीरिया होती है ना, उसी चीज को क्या करती है, उस चीज को फीड करती है। अब भाई फीड कर रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फीड करेगी तो वेस्ट भी निकालेगी, फीड करेगी तो क्या करेगी, वो वेस्ट भी प्रोड्यूस करेगी। तो वो जो वेस्ट होता है ना, वो वेस्ट क्या कॉज करता है, वो वेस्ट हमारे दांत को खराब कर देता है। ठीक है, डर्टी कर देता है हमारे टीथ को, कह सकते हैं हम कि हमारे टीथ को गंदा कर देता है, दांतों को गंदा कर देता है हमारा कौन, ये बैक्टीरिया वेस्ट करके। इसीलिए हमें क्या कहते हैं कि जब भी कुछ भी खाओ तो क्या करो, खाते ही क्या करो, ब्रश करो ताकि ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है आपका, ठीक है, वो चमकता रहे हमेशा, है ना, वो चमकता रहे। इसलिए उसे हमेशा हमें ब्रश करके प्रॉपर्ली क्लीन करना चाहिए। और ब्रश भी करना चाहिए तो ब्रश किससे करना चाहिए, टूथपेस्ट से करना चाहिए। और वो टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए, वो टूथपेस्ट हमारा बेसिक होना चाहिए नेचर में, ताकि क्या करे, ये जो बैक्टीरिया है जो कि एसिडिक इन नेचर है, उसको जाके क्या करे, उसे जाके नलीफाई कर ले या फिर न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, आई बात समझ में। बस टूथ डीके भी आपका यहीं पर खत्म हो गया। टूथ डीके में होता क्या है, कुछ नहीं होता है कि भाई जब हमारे अचानक से क्या हो जाता है, जब हम खाते हैं, ब्रश नहीं करते हैं ढंग से, ठीक है, और बैक्टीरिया क्या होती है, हमारे दांतों में होती है, तो उसके कारण से क्या होता है, हमारे दांत टूटने शुरू हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं टूथ डीके। ठीक है, अपने आप टूट जाते हैं। ठीक है, एक्सेस एसिड, हाँ, एसिड जब हम ज्यादा खा लेते हैं तब क्या होता है, तब ही हमारा दांत टूटना शुरू हो जाता है। अब देखो भाई, एनिमल्स जैसे कि कौन से, वास्प, तेतैया जिसे हम कहते हैं, वास्प आपने सुना होगा, तेतैया पता नहीं यार, वास्प। ठीक है, अब ये क्या होता है, इनके जो डंक होते हैं ना, स्ट्रिंग होते हैं, वो उसमें क्या होता है, उसमें एसिड होते हैं। अब वो एसिड क्या करता है, अपने स्टंग के थ्रू हमारी स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देता है। अब ये हमारे स्किन में क्या कर देता है, इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, इंजेक्ट करता है तो क्या होता है, हमें जलन होती है। वो क्या कर रहा है, वो एसिड इंजेक्ट कर रहा है, तो हमें क्या लगाना चाहिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए बेस लगाना चाहिए, ताकि वहां पर एसिड प्लस बेस हमें क्या दे दे, हमें सॉल्ट प्लस वाटर दे दे। आई बात समझ में। बस यही है आपकी पूरी की पूरी कहानी। ठीक है, आई बात समझ में। मिल्ड बेस यूज करना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि जाके सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा रहे हैं हम। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगा रहे हैं, पता चला कि भाई उसका तो पता नहीं वो ठीक हुआ या नहीं, लेकिन आपका हाथ और जल गया। ठीक है, तो सोप लगाना, बेकिंग सोडा लगाना, वो वाली बेवकूफ़ी मत करना। ठीक है, कि जाकर कुछ और लगा रहे हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया केमिस्ट्री लैब में या फिर किसी केमिस्ट के पास से खरीद कर ला रहे हैं और बेस लगा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग सा वीक बेस लगाते हैं, क्योंकि वो लोग जो इंजेक्ट करते हैं ना, वो एक वीक बेस होता है, वो ज़्यादा वो नहीं होता। मिथेनोइक एसिड ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, वो मिथेनोइक एसिड ही बेसिकली इंजेक्ट करते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी एक्टिविटी है ना, और फिर प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा है ना, और उसके साथ साथ हम करेंगे क्या एक्टिविटी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या करना है हमें, और हमारा वो करना है जिप्सम वगैरह और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म, नेक्स्ट या फिर आने वाली और 2 वीडियो में चैप्टर खत्म। ठीक है, थैंक यू।